बच्चों ये है लेक्चर 223 और हम कर रहे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 8 जो कि है अ शर्ट इन द मार्केट। यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ शर्ट इन द मार्केट। ये चैप्टर चालू हो रहा है आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से एंड दिस इज पेज नंबर 92। सो पेज नंबर 92 पे आपकी जो नई सिविक्स की एनसीईआरटी है उसमें पेज 92 है। सो शर्ट इन द मार्केट। सो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आप एक स्टोरी पढ़ोगे एक शर्ट की। सो ये है सिविक्स, तो आप सोचोगे स्टोरी क्यों पढ़नी है। पूरी बात सुनो। इस चैप्टर में आपको स्टोरी पढ़नी है एक शर्ट की। शर्ट कैसे बनती है, कॉटन के प्रोडक्शन के साथ, मतलब इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। चालू कैसा होता है, ये शर्ट की स्टोरी कॉटन प्रोड्यूस होता है और एंड कैसे होती है, शर्ट की सेल से। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। सो आप क्या देख सकते हो कि जो मार्केट चेन होती है उससे जो कॉटन प्रोड्यूस करता है वो शर्ट के, वो सुपर मार्केट में बैठे हुए एक शर्ट के सेलर के साथ एक लिंक बनती है। उसकी डायरेक्ट लिंक नहीं बनती है भाई। जैसे शर्ट प्रोड्यूस हुई तो डायरेक्ट लिंक नहीं बनेगी। लिंक कैसे बनेगी, कॉटन, जैसे शुरुआत कैसे होती है, कॉटन, ऑब्वियसली शर्ट कॉटन की होगी तो कॉटन प्रोड्यूसर के साथ लिंक बनेगी सुपर मार्केट में शर्ट बेचने वाले की। ठीक है, सो ये एक लंबी लिंक होती है। So buying and selling takes place at every step in the chain. So हर स्टेप पे खरीदना बेचना होता है। Does everyone benefit equally from this? क्या हर किसी को फायदा इक्वली मिलता है? Or do some people benefit more than others? We shall find out. क्या हर किसी को इससे फायदा मिलता है या कुछ लोग दूसरे से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, सो चालू करते हैं ये चैप्टर पेज 93 से। मतलब इस शर्ट इन द मार्केट में पढ़ेंगे कि शर्ट कैसे बिकती है मार्केट में, उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। सो इसी से हमें समझ आएगा कि चीजें कैसे बिकती हैं, बनती कैसे हैं, बिकती कैसे, कितने लोग आते हैं बीच में। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फाइनली ऑन पेज नंबर 93। दिस इज पेज 93 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू कैन सी इट। So this is cotton farmer in कुरनूल। So यहाँ हम स्टोरी पढ़ेंगे एक कुरनूल के कॉटन फार्मर की। Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. So कुरनूल आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक स्वप्ना है, वो छोटी सी फार्मर हैं और वो अपने छोटे से लैंड पे कॉटन उगाती हैं। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट। सो आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा है कि कॉटन के ऐसे बॉल्स होते हैं, सो पक गए हैं और वो अब फूटने लगे हैं। तो स्वप्ना क्या कर रही है, पिक कर रही है कॉटन को। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। सो ऐसे नहीं कि वो बॉल्स वे जिनमें कॉटन होता है वो एक साथ नहीं फूट जाते हैं भाई, ऐसे सारे बॉल एक साथ फूट जाए और इकट्ठा कर लिया, ऐसे नहीं। ये काफी दिन लगते हैं कॉटन की हार्वेस्टिंग, मतलब कॉटन को काटने में बहुत सारे दिन लगते हैं। सो एक बार ये कॉटन कलेक्ट हो गया, मतलब सपना ने क्या किया, कॉटन कलेक्ट कर लिया। Instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. अब ये कॉटन इकट्ठा करने के बाद ये लोग कुरनूल के कॉटन मार्केट में इस कॉटन को ना बेच के उन्होंने किसको जाके बेचा, लोकल ट्रेडर को बेचा, एक लोकल बंदे को बेचा उनका सारा कॉटन। At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed rupees 20,500 from at a very high interest rate to buy seeds, fertilizer for cultivation. Made Swapna agree to another, he made her promise to sell all her cotton to him. स्वप्ना ने ऐसा क्यों किया, मार्केट में बेचने नहीं गई और उसने उस ट्रेडर को क्यों बेची कॉटन, क्योंकि जब
जब उसको कॉटन की हार्वेस्ट, जब कॉटन की उसको सोइंग करनी थी, उसको कॉटन उगाना था अपनी फील्ड पे, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी, 2,500 रुपये की ज़रूरत थी। सो उसने वो 2,500 रुपये किससे जाके लिए? उसने वो 2,500 रुपये जाके लिए थे एक लोकल ट्रेडर के, उधार लिए थे। सो लोकल ट्रेडर ने उसे पैसे उधार दिए थे बहुत सारे इंटरेस्ट रेट पे। मतलब भाई जब तू रिटर्न करेगी ना, तुझे बहुत सारा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मतलब पैसे पे बहुत ज़्यादा और पैसे देने पड़ेंगे लौटाते टाइम। सो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सपना को, ट्रेडर को। ट्रेडर ने उसे और एक और कंडीशन रखी थी कि जो तेरा कॉटन उगेगा वो कॉटन तू मुझे ही बेचेगी, और किसी को नहीं बेचेगी, तू मुझे ही कॉटन बेचेगी। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो फार्मर्स होते हैं उनका शोषण होता है गांव में। पहले तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो सोइंग कर सके, उनके पास सीड्स के, फर्टिलाइजर्स वगैरह के पैसे नहीं होते हैं। गांव के लोकल ट्रेडर से वो लोग पैसे उधार लेते हैं और वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देते हैं। और दूसरा उनको मतलब इस तरह से जैसे एग्री कराया कि भाई तू मेरे को ही बेचेगी तेरी कॉटन। सो इस तरह से मतलब भाव भी उनको कम मिले। कॉटन की कल्टीवेशन में चाहिए क्या? सो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट्स such as fertilizers, pesticides. Farmers have to incur heavy expenses on account of these. So अगर कॉटन का कल्टीवेशन करना है बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, हैवी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। सो जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं वो मनी बोरो करते हैं ताकि वो ये सारे खर्चे उठा पाएँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कॉटन के कल्टीवेशन में फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और हैवी एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं। एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 of his men weighed the bags of cotton at a price of ₹1,500 per quintal. The cotton fetches ₹6,000. The trader deducts ₹3,000 for repayment of loan and interest and pays स्वप्ना ₹3,000. अब क्या हुआ? अब स्वप्ना बेचने गई कॉटन, इतनी मेहनत उसने की, मेहनत से उगाया हुआ कॉटन वो बेचने गई, क्योंकि ट्रेडर ने बोला था कि मुझे ही बेचना है। तो बेचने गई तो उसके 2 लोगों ने पूरा कॉटन, जो कॉटन के थैले लाई थी, उस सबको कैलकुलेट किया। सो उन्होंने प्राइस क्या लगाया? 1 क्विंटल का 1,500 रुपया, 1 क्विंटल का 1,500 रुपये लगाया। और मतलब टोटल उसके 2 क्विंटल हुए, सपना के 4 क्विंटल हुए, 4 क्विंटल ऑफ कॉटन था। सो उसने 6,000 रुपये के 6,000 गिने ट्रेडर ने कि 6,000 देने हैं सपना को। उसमें ट्रेडर ने 2,500 उसको उधार दी थी और 500 रुपये इंटरेस्ट लगाया, तो 3,000। सो 6,000 में से 3,000 माइनस करके स्वप्ना को कितने दिए? 3,000। स्वप्ना चिल्लाई, सिर्फ 3,000, ओनली 3,000। सो ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर ने क्या बोला कि कॉटन तो बहुत सस्ती है और ऐसी कॉटन तो कितनी सारी है बाजार में। Swapna, I have toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. स्वप्ना ने कहा, मैंने 4 महीने ये कॉटन उगाने के लिए इतनी सारी मेहनत की। आप देख सकते हो कितनी पतली और कितनी क्लीन कॉटन है इस बारी। मैंने सोचा था मुझे बेहतर प्राइस मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो फार्मर्स का किस तरह से शोषण होता है गाँव में, ठीक है। सो इसलिए मतलब फार्मर्स को ये जो लोकल ट्रेडर्स हैं ये ऐसे ही मतलब उन्हें परेशान करते हैं, कम प्राइस देते हैं, और इस तरह से फार्मर्स का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। वो अपना घर नहीं चला पाते, मेहनत भी बहुत करते हैं, और फिर उनके साथ इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं पेज 94 पे। अभी पेज 94 पे देखते हैं। ट्रेडर, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check at the Kurnool market if you do not believe me. So, trader है वो क्या बोलता है स्वप्ना को, अम्मा मैं तुम्हें अच्छा प्राइस दे रहा हूँ,
तुम जाके देखो, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो इतना भी नहीं दे रहे हैं। तुम चाहो तो जाके चेक करके आओ मार्केट में, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास ना हो। स्वप्ना ने बोला डोंट बी एंग्री। स्वप्ना ने ट्रेडर को बोला तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम पे कैसे शक कर सकती हूँ। मुझे खाली इस बारी होप थी, मुझे आशा थी कि मैं इस बारी ज़्यादा कमाऊंगी कॉटन से, मतलब पिछले महीनों के हिसाब से मैं ज़्यादा कमाऊंगी। अब देखो, आप देख सकते हो कि स्वप्ना को पता है कि ट्रेडर जो है उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है, उसको कम भाव में उसकी कॉटन खरीद रहा है। पर स्वप्ना तो भी देखो कैसे बात कर रही है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, तो भी प्यार से बात करी। आप बताओ रीज़न क्या होगी। सो उसका रीज़न है कि भले स्वप्ना को पता है कि कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट ₹1800 पर क्विंटल, वो ट्रेडर उसको 1 क्विंटल का 1500 रुपया दे रहा था। स्वप्ना को अच्छे से पता है, वो कॉटन उगाती है, उसे पता है कि मार्केट में कम से कम उसे 1 क्विंटल के 1800 मिलेंगे, उसको अच्छे से पता है। पर फिर भी वो उसके साथ बहस नहीं करती। उसको पता है कि उसको कम दाम मिल रहा है, फिर भी वो बहस नहीं कर रही है। क्यों? शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर। आगे वो उसके साथ बहसबाजी नहीं करती है। क्यों? The trader is a powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illnesses, children's school fees. Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. जो ट्रेडर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है उस विलेज का, और जो फार्मर्स हैं उसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। सब फार्मर्स उस विलेज के उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं लोन के लिए। साहूकार नहीं बोलते, विलेज के ट्रेडर को साहूकार बोलते हैं। सो ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन, सिर्फ कल्टिवेशन के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सीजेंसीज सच एज इलनेसेस, चिल्ड्रन स्कूल फीस। मतलब उस पर डिपेंड करते हैं ट्रेडर पे, बीमारी के लिए या बच्चों की स्कूल फीस के लिए। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स। ऐसा टाइम भी आता है जब फार्मर्स के पास कोई काम नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता है। सो बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सो उस टाइम उनको उधार इन्हीं ट्रेडर से मांगनी पड़ती है, वरना वो जिएंगे कैसे। सो मतलब ट्रेडर के साथ पंगा क्यों नहीं ले रही है सपना। सो रीज़न क्या है? सपना इसलिए पंगा नहीं ले रही है क्योंकि उसे पता है कि भाई जो फार्मर है वही, मतलब उसी से उधार लेनी है उसको आगे जाके। सो उसको पता है कि वो उसको कम पैसे दे रहा है तो भी वो चुप करके ले रही है, ठीक है, क्योंकि इसी ट्रेडर से उसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं, कभी बीमारी के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि पैसे इतने बचते ही नहीं हैं, ठीक है। सो यही रीज़न है कि सपना जो है उससे बहस नहीं कर रही है। Sapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. So अगर सपना कॉटन उगा रही है अपनी फील्ड पे, अगर वो कहीं जाके मजदूरी करती ना उतना ही कमाती है, ठीक है। मतलब सपना खेती करती है, खुद अपने लैंड पे खुद की मालकिन है, पर फिर भी वो खेती करने से वो इतना नहीं कमा पाती, मतलब एक मजदूर जितना कमाए उतना ही कमा पाती है। द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। सो अब यहाँ पे इरोड के क्लॉथ मार्केट के बारे में देखेंगे। सो इरोड्स बाय वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। सो इरोड जगह है, कहाँ पे आई? तमिलनाडु में। सो इरोड का बाय वीकली क्लॉथ मार्केट, मतलब वीक में दो बार ही कपड़ा बाजार लगता है, और ये तमिलनाडु का इरोड क्लॉथ मार्केट लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। सो इस मार्केट में बहुत तरह का क्लॉथ बेचा जाता है। सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। सो इस बाजार में बहुत कपड़ा, कौन सा बाजार है ये? इरोड मार्केट। कहाँ पे? तमिलनाडु में।
So cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale. So वो कपड़ा जो कि वीवर्स द्वारा बनाया जाता है विलेजेस में, वो भी यहाँ पे बेचने के लिए लाया जाता है. अराउंड द मार्केट, मार्केट के इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ. सो मार्केट के इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं मर्चेंट्स की जो ये कपड़ा खरीदते हैं. अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट. यहाँ पे बाकी ट्रेडर्स भी आते हैं खरीदारी करने के लिए. सो 2 बारी बाजार लगता है ये हफ्ते में, इरोड का, तमिलनाडु में सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में से है. लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट. बहुत वेराइटी दिखेगी कपड़े की इस मार्केट में. क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल. यहाँ पे जो वीवर्स होते हैं आजू बाजू गांव के, वो भी अपना कपड़ा लेके आते हैं बेचने. और मार्केट के आजू बाजू ऑफिसेस होते हैं. ठीक है. सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट. Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale. Around this market are offices of cloth merchants who buy this cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market. So बाकी traders भी आते हैं आजू बाजू के गांव से, साउथ इंडियन टाउन से, और परचेस करते हैं कपड़ा इसी मार्केट से. On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. So जब मार्केट के दिन होते हैं आपको वीवर्स दिखेंगे जो मतलब उनको ऑर्डर दिया जाता है वीवर्स को मर्चेंट द्वारा. सो वो कपड़ा भी दिखेगा. और ये मर्चेंट्स क्लोथ सप्लाई करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को. गारमेंट मैन्युफैक्चरर कौन? कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी, व्यापारियों को कपड़ा पहुंचाते हैं और देश के बाकी एक्सपोर्टर्स को ये कपड़ा पहुंचाते हैं. सो मतलब वीवर्स से कपड़ा कहाँ पहुंचता है? मर्चेंट के पास, मर्चेंट से गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास. They purchase the yarn and give instruction to the weaver about the kind of cloth that is to be made. So ये merchants क्या करते हैं? merchants जो हैं धागे खरीद के देते हैं weavers को, yarn खरीद के देते हैं और उनको समझाते हैं कि किस तरह का कपड़ा चाहिए, मतलब क्या बनाना है वो उनको समझा देते हैं. In the following example we can see how this is done. So अभी नीचे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से ये काम किया जाता है. ठीक है. सो इरोड का मार्केट 2 बारी लगता है और आप मार्केट डेज में देख सकते हो वीवर्स होते हैं जो कपड़ा लाते हैं और मर्चेंट ऑर्डर करता है तो वो कपड़ा बनाते हैं, मतलब वो बताता है वैसा बनाते हैं. और ये मर्चेंट्स जो हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर को ये कपड़ा बेचते हैं, एक्सपोर्टर्स को बेचते हैं. ये मर्चेंट यान खरीद के देते हैं वीवर्स को, मतलब धागा खरीद के देते हैं और वीवर्स को समझाते हैं क्या बनाना है. और इस तरह से मतलब कपड़ा बेचा जाता है, मतलब कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है मर्चेंट्स द्वारा. किनको? गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स. गारमेंट मतलब कपड़े के व्यापारी और एक्सपोर्टर्स. बच्चों अब हम देखते हैं पेज 95 पे. पेज 95 पे 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं. इस पे 1 लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट पिक्चर. इस पे 2nd लिखा हुआ है, इस पे 3rd पिक्चर लिखा हुआ है. सो फर्स्ट पिक्चर, 2nd पिक्चर, 3rd पिक्चर. सो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पिक्चर क्या दिखा रही है, 2nd क्या और 3rd क्या. सो फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है दिस इज अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार. ये जो है ये मर्चेंट की दुकान है बाजार के अंदर. Over the years, these traders have developed extensive contacts with garment firms around the country from whom they get orders. So, काफ़ी सालों से over the years, these traders have developed extensive contacts with garment firms. So, काफ़ी सालों से ये जो traders हैं उन्होंने बहुत सारे contacts बना लिए हैं गारमेंट कपड़ा व्यापारियों के साथ, पूरे देश भर के कपड़ा व्यापारियों के साथ, और उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं. किनको? इन मर्चेंट्स को.
ये मर्चेंट की दुकान है, इन्हें ऑर्डर मिलते हैं दुनिया भर के व्यापारियों से। दीज ट्रेडर्स परचेज द यार्न फ्रॉम अदर्स, और ये क्या करते हैं, वो कच्चा माल मतलब कि यार्न थ्रेड खरीद के आते हैं, धागे खरीद के आते हैं। अब सेकेंड पिक्चर किसकी है, सेकेंड पिक्चर है ये वाली, ये सेकेंड पिक्चर है। The weavers live in villages around and take the yarn supplied by these traders to their homes where the looms are located in sheds adjacent to their houses. So ये जो weavers हैं, ये weavers जो हैं गांव में रहते हैं, इन मर्चेंट की दुकानों के आजू बाजू ही वो गांव में रहते हैं, और वो इस मर्चेंट से थ्रेड्स लेके जाते हैं, यार्न लेके जाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं, अपने घरों में। एक्चुअली उनके घर होते हैं, उनके घरों के बाजू में ही उनके पास लूम्स होती हैं, ये इस तरह से मशीनें होती हैं, उनके घरों के बिल्कुल बाजू में शेड्स के नीचे लूम्स होती हैं। और ये एक घर में ही लूम है, मतलब अपने घर के बाजू में ही ऐसे मशीनें सेटअप कर देते हैं वीवर्स। सो द वीवर्स एंड देयर फैमिलीज स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दिस लूम्स। सो लंबे लंबे बहुत घंटों घंटों उनको यहाँ इस लूम में खड़े खड़े काम कर, ये देखो लूम है, मशीनें हैं। सो वीवर और उसकी फैमिली लगी पड़ी होती है इन लूम्स में काम करते करते, ठीक है। सो इस लूम्स में काम करती रहती है फैमिली। और मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 to 8 पावर लूम्स ऑन विच यार्न इज वूवन इनटू क्लॉथ। सो ये जो एक ऐसे वीविंग यूनिट है वहां पे 2 से 8 पावर लूम्स होती हैं, और इसमें थ्रेड को कपड़े में बदला जाता है। यार्न मतलब थ्रेड, यार्न इज वूवन इनटू क्लॉथ, तो थ्रेड को कपड़े में बदला जाता है। A variety of sarees, towels, shirting, ladies, material and bed sheets are produced in these looms. तो इन looms में क्या क्या बनाया जाता है, साड़ियाँ बनाई जाती हैं, टावल, शर्ट्स, लेडीज ड्रेस मटेरियल, बेड शीट्स, ये सब बनाया जाता है। Then they bring back the finished clothes to the traders. अब ये लोग क्या करते हैं, जो सारा कपड़ा बन जाता है कहाँ पे आके देते हैं, वापस ट्रेडर को आके बेचते हैं। So here they can be seen getting ready to go to merchant in the town. The trader keep an account of yarn given and pays them money for weaving this into cloth. So यहाँ पे ये लोग देखो तैयार हो रहे हैं, ये थर्ड पिक्चर है, इनका कपड़ा तैयार है। अब ये लोग बेचने जा रहे हैं, जो उनका कपड़ा बना है ट्रेडर्स को बेचने जा रहे हैं। और ये लोग अभी मिलके कहाँ जाएंगे, ये लोग मिलके मर्चेंट के पास जाएंगे टाउन में, और ट्रेडर जो है सारा अकाउंट रखता है कि उनको कितना यार्न दिया गया, कितना धागा दिया था, और उनको पैसे देता है कपड़ा बनाने के पैसे देता है। सो इस तरह से इन्हें धागा कौन देता है, इन्हें धागा भी मर्चेंट देता है या ट्रेडर देता है, और फिर सामान बन जाता है, उसको बोलता है कि इसमें से ये कपड़ा बनाना है, इसमें से ये करना है, वो करना है, भाई साड़ी बनानी है, टावल बनाना है, उसको ऑर्डर देता है। तो वो जैसा ऑर्डर बोलता है उनको बना के देते हैं, और फिर वो कपड़ा जो बनता है वो वहीं इसी ट्रेडर के पास जाके बेचते हैं, ठीक है। सो कपड़ा उसी ट्रेडर से बेचते हैं जिससे वो धागा लाए होते हैं, ठीक है। सो अब देखो इसमें हुआ क्या, मतलब आप सोचो ये तो अच्छा ही है ना, फार्मर को सब बैठे बिठाए हो रहा है, पर अब आप उनकी प्रॉब्लम देखो। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सो पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। सो इसमें क्या होता है, मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव फॉर क्लॉथ। सो मर्चेंट जो है गांव के जितने भी वीवर्स को जानता है उनमें काम बांट देता है, ठीक है। सो द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव फॉर क्लॉथ। उसको कपड़े के जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है, वीवर्स में काम बांट देता है। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। सो वीवर क्या करता है, वीवर को मर्चेंट से धागा जाके लेके आता है, और वो फिर धागे पावर लूम्स में जाके उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर देता है। फिर से यार्न का मतलब थ्रेड या धागा। सो द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज 2 एडवांटेजेस। तो वीवर्स के लिए ये जो अरेंजमेंट है इसके 2 फायदे होते हैं। The weavers do not have to spend their money on purchase of yarn। पहला फायदा
वीवर्स को धागा खरीदने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। धागा खरीदने के लिए कोई पैसा खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ। और वो जो प्रॉब्लम है, मतलब भाई बेचे कहाँ जाके, वो भी मतलब मर्चेंट ही सॉल्व कर देता है। मतलब मर्चेंट ही खरीदता है और एक्सपोर्टर्स को बेच देता है। मतलब उनको ना कच्चा माल लाने की चिंता होती है, ना धागे लाने की चिंता होती है, वो भी उन्हें ट्रेडर दे देता है। ना ही उन्हें बेचने की चिंता होती है, क्योंकि वो उसके लिए भी ट्रेडर बैठा है। तो अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो है वीवर को धागा भी कौन दे देता है। मतलब देखो, वीवर को इससे दो फायदे होते हैं। पहले, वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेस ऑफ यार्न। उनको धागा, मतलब जो धागा वो धागा खरीदने के लिए उनको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरा, ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। फिर वो जो तकलीफ होती है कि भाई कपड़ा बन गया, बेचना है, उसको भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कपड़ा भी मर्चेंट ही खरीदने वाला है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन। सो वीवर्स को पता होता है कि शुरू से ही पता होता है, आउटसेट मतलब शुरू से ही पता होता है कि कितना कपड़ा उन्हें बनाना है और कितना कपड़ा उनका क्योंकि सब मर्चेंट, ऑब्वियसली मर्चेंट ही कर रहा है, मर्चेंट ही दे रहा है, तो उन्हें सब पता होता है कि इतना बनाना है, इतना बेचना है। सो हाउएवर, अब देखो इतना, ये आप सोच रहे हो कि कितनी अच्छी बात है कि उनको कुछ काम, भाई देखो बेचना और फिर खरीदने जाना वो भी झंझट है। तो आप सोच रहे होगे देखो झंझट से बच गया, वीवर बच गया। वीवर मतलब कपड़ा बनाने वाला, वो बच गया। सो एक्चुअली वो बचता नहीं है, वो उल्टा फंसता है। कैसे? सो हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल मार्केट मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। अब क्या हुआ, ये जो वीवर है, अब वीवर का इतना ज्यादा डिपेंडेंस है किसके ऊपर? वीवर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है मर्चेंट के ऊपर। ऑब्वियसली मर्चेंट से कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल मतलब धागे, उसको रॉ मटेरियल मतलब धागे भी उसको मर्चेंट से लेने हैं और बेचने के लिए भी वो मर्चेंट के पास ही जा रहा है। मतलब मर्चेंट कितना पावर वाला हो गया, क्योंकि वो उसको धागे भी दे रहा है, उसका माल भी खरीद रहा है। सो मर्चेंट के पास बहुत पावर आ जाता है। दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। क्योंकि मर्चेंट इतना ज्यादा पावर में होता है, तो वो क्या करता है, फायदा उठाता है वीवर्स का। कैसे? वो पहले तो उसको जैसा कपड़ा जो बनवाना है, पहले तो उसका ऑर्डर देता है, उसको जैसे मिलता है वो अपने मन से बनवाता है। दूसरा, वो पैसे भी बहुत ज्यादा कम देता है वीवर्स को, ठीक है। वो उनका फायदा उठाता है कि देखो धागा मैं दे रहा हूँ, पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ, ऐसे करके उनका फायदा उठाता है। सो however this dependence on merchants both for raw material means that the merchants have a lot of power, बहुत ज्यादा पावर में है। they give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth, बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। the weavers have no way of, so weavers के पास कोई चारा ही नहीं होता, they have no way of knowing who they are making the cloth। सो उनको ये पता ही नहीं होता है कि नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि भाई कपड़ा किसके लिए बन रहा है और कपड़ा किसके लिए बन रहा है और कितने प्राइस पे बिकेगा, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो वो भोले होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बनाने के लिए बोला जाता है। शायद ऐसा भी तो हो सकता है, मर्चेंट जो कपड़ा इन वीवर से बनवा रहा है शायद फॉरेन कंट्रीज में बेचने वाला है। फॉरेन कंट्रीज में तो कितने पैसे देने तैयार होते हैं। सो कुछ भी हो सकता है, बहुत महंगी जगहों पे महंगे महंगे प्राइस पे बेच रहा हो और इनको थोड़ा सा ही पैसा दे रहा हो। तो वीवर्स को कुछ पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खरीदना भी मर्चेंट के हाथ में होता है, बेचना भी उसके हाथ में होता है। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। अब क्लॉथ मार्केट में क्या होता है, जो कपड़ा बाजार होता है, वो मर्चेंट्स जो हैं ये क्लॉथ कहाँ जाके बेचते हैं? गारमेंट फैक्ट्रीज, कपड़े बाजार में जाके बेचते हैं। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। सो इस तरह से जो मार्केट है मर्चेंट्स के फेवर में ही काम करता है। क्यों? देखो मतलब मर्चेंट्स का ही फायदा, वीवर्स का कुछ नहीं, मर्चेंट्स का फायदा। कैसे? सो देखो, जब वो कपड़ा बाजार में जाते हैं, जब वो क्लॉथ मार्केट में जाते हैं, द मर्चेंट्स सेंड द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज।
सो ये जो मर्चेंट्स होते हैं जिन्होंने कपड़ा खरीदा होता है वीवर से, वो कहाँ जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके अपना कपड़ा बेचते हैं। इन दिस वे मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो फायदा किनका हो रहा है, मर्चेंट्स का ही हो रहा है, ठीक है। इन दुकानदारों का ही फायदा हो रहा है, वीवर्स का कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीवर्स की कहानी। सो वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स। ये जो लूम्स हैं, ये जो मशीनें हैं, आप सोच रहे हो कि धागा भी मिल रहा है, पर वो मशीनें तो फार्मर खुद, ये जो वीवर है खुद लाता है, लूम्स खुद लाता है। सो वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। सो वीवर जो है अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देता है, पैसा उधार लेता है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो लूम्स खरीद पाए, वो मशीनें खरीद पाए। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000। सो 20,000 एक मशीन का लगता है। तो देखो ये वीवर का इन्वेस्टमेंट हुआ ना, पर्सनल इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ तो कोई उसको ये देगा नहीं फ्री में, भाई लूम ले जा। सो वीवर्स इन्वेस्ट, तो वीवर्स का इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑलरेडी उनको अपनी सारी बचत, उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं लूम्स खरीदने के लिए। ईच लूम कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ₹20,000। स्मॉल वीवर विद 2 looms हैज इन्वेस्ट ऑफ ₹40,000। सो एक छोटा से छोटा वीवर भी है, छोटा से छोटा भी कपड़ा बनाने वाला है, उसको कम से कम 2 लूम्स खरीदनी पड़ती हैं, और वो दोनों लूम्स का कॉस्ट होता है 40,000, क्योंकि एक लूम की कीमत कितनी है 20,000, तो 2 की कितनी 40,000, तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है 40,000, तो उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। सो ये जो लूम्स पे काम है, द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। सो इन लूम्स पे जो काम है वो अकेले नहीं कर सकते। द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 hours a day to produce cloth। सो वीवर के अकेले के बस की बात नहीं है इन लूम्स पे काम करना, इन मशीनों पे काम करना, तो उसको एक और बड़े जने की जरूरत पड़ती है घर के। मतलब कपड़ा बनाने के लिए 2 जने तो चाहिए, लूम पे कपड़ा बनाने के लिए 2 जने चाहिए। और कितना काम करना पड़ता है 12 hours a day, एक दिन में 12 घंटे, आधा दिन काम करना पड़ता है कपड़ा बनाने के लिए। और ये सब करने के बाद वीवर सिर्फ महीने का 3500 कमाता है। सो आप देख सकते हो कि वीवर्स का भी कितना ज्यादा शोषण हो रहा है, मतलब कितनी कम कमाई है इतनी मेहनत के बाद भी। द वर्क ऑन दिस लूम्स, देखो 40,000 का तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हो 40,000 तो सिर्फ एक छोटा से छोटा वीवर भी इन्वेस्ट कर रहा है। सो एक और उसको 2 जने चाहिए, मतलब वो खुद या उसकी बीवी साथ लगती होगी, या खुद या उसका पिताजी लगता होगा, खुद या उसका भाई, मतलब 2 बड़े लोग एक जगह लग रहे हैं और 12-12 घंटे काम करते हैं तो जाके कपड़ा बनता है। और इन सब कामों के लिए सिर्फ वो कमाता है 3500 पर मंथ, एक महीने का सिर्फ 3500। सो दिस इज अ रियल नाइंसाफी, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है वीवर्स के साथ। सो इससे पहले आपने कॉटन फार्मर जो स्वप्ना की स्टोरी देखी, वहां पे भी आपने देखा उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। ट्रेडर कैसे उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता है, फिर कैसे उसको बोलता है तू अपना कॉटन मुझे ही बेच, और कैसे सस्ता सस्ता उसे मतलब कम दाम देता है, ठीक है। सो वहां शोषण हो रहा है एक कॉटन फार्मर का, और यहाँ आप देख सकते हो वीवर का शोषण हो रहा है। सो किस तरह से वीवर का शोषण हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट हाई है, उसको प्राइस कम मिलता है, मर्चेंट उसे खास प्राइस नहीं देता है उसके कपड़े का। The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system whereby merchant supplies the raw material and receives the finished product। तो पुटिंग आउट सिस्टम क्या है, सो मर्चेंट और वीवर के बीच में ये सारा प्रोसेस को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट एंड द वीवर्स, सो मतलब ये सारा जो अरेंजमेंट है, ये सारा जो सिस्टम है मर्चेंट्स और वीवर्स के बीच में, कौन से सिस्टम का एग्जांपल है, पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम। सो पुटिंग आउट सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बिटवीन मर्चेंट्स एंड वीवर्स वेयर द मर्चेंट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स एंड रिसीव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट।
जहाँ पे जो मर्चेंट है वो रॉ मटेरियल देता है, वीवर को कच्चा माल देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब फाइनली उसे कपड़ा मिलता है। इट इज प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये चीज आपको बहुत इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारी जगहों पे देखने मिलेगा। सो पुटिंग आउट सिस्टम, फिर से पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम इज अ सिस्टम बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर्स वेयर मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिसीव फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज पुटिंग आउट सिस्टम। So here I am ending my today's lecture and what I am going to do, मैं एक बारी फिर से I am just doing a quick summary of this chapter so that you can have a better understanding of this chapter and you can you will be able to write each and everything, मतलब each and every point you will be able to write with better understanding। आपको पता है हमने जो भी points टिक की हैं आपको वो सब लिखनी है। ठीक है, सो हमने चालू किया था चैप्टर 8 पेज नंबर 92 से। सो हमने कवर कितने किए, पेजेस कितने कवर किए आज हमने इस चैप्टर के अंदर? 92, 93, 94 एंड 95 एंड 96। ठीक है, सो हमने इतने सारे पेजेस कवर कर लिए आज ही। सो हमने क्या पढ़ा? हमने चैप्टर था शर्ट इन द मार्केट। सो चैप्टर का नाम है शर्ट इन द मार्केट। तो एक्चुअली चैप्टर का नाम शर्ट इन द मार्केट है कि मार्केट में शर्ट आती कैसे है, पर इसके पीछे इन्होंने ये शर्ट दिखाने के पीछे आपको यहाँ फार्मर की परेशानियां दिखा दी हैं, हमारे देश के वीवर्स की परेशानियां दिखा दी हैं। आपको दिखाया है किस तरह से फार्मर्स का शोषण होता है। आपने स्वप्ना का एग्जाम्पल देखा था, आपने वीवर का शोषण देखा कि किस तरह से उनका शोषण इन द सेंस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब काम हार्डवर्क लेना और उतना दाम भी नहीं देना। सो इस तरह से ये आपने देखा था। सो शर्ट इन द मार्केट में आपने शर्ट की स्टोरी, मतलब ऐसा बोला गया कि चैप्टर में शर्ट की स्टोरी पढ़ेंगे। सो आपने स्टार्ट किया कुरनूल। सो कुरनूल के कॉटन फार्मर से आपने शुरुआत की। कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में। सो वहाँ पे एक स्वप्ना करके लेडी फार्मर है, लेडी कॉटन फार्मर है, जो कि कॉटन प्लांट मतलब वो कॉटन प्लांट उगाती है। फिर हार्वेस्टिंग में इतनी मेहनत लग जाती है, वो जो कॉटन प्लांट है वो धीरे धीरे पकते हैं, मतलब एक साथ नहीं पक जाते। तो उसको पहले तो उगाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद उसको काटना मतलब हार्वेस्ट करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। बहुत सारे दिन लग जाते हैं उस कॉटन को हार्वेस्ट करने में, काटने में भी। Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. So एक बारी जो ये कॉटन कलेक्ट हो जाती है, कॉटन इकट्ठी हो जाती है, सो उसको कुरनूल कॉटन मार्केट में ना बेच के स्वप्ना और उसका पति कहाँ ये फसल अपनी हार्वेस्ट कहाँ ले जाते हैं? लोकल ट्रेडर के पास। रीजन क्यों है, क्यों वो लोकल ट्रेडर के पास जाते हैं? क्योंकि स्वप्ना ने पैसे उधार लिए होते हैं 2500 ट्रेडर से। ट्रेडर ने उससे प्रॉमिस लिया होता है कि भाई तू मेरे को पैसे तो रिटर्न करेगी, पर सामने तुझे अपनी जो क्लोथ है वो मुझे ही बेचना पड़ेगा। सो वो प्रॉमिस कर देती है और उसके पास बेचने जाती है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, अब कॉटन के कल्टीवेशन में इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं और छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको तो पैसे भी उधार लेने पड़ते हैं। सो उस सपना को जो है ट्रेडर वो ज़्यादा मतलब कम प्राइस में उसकी कपड़ा लेता है, 1500 क्विंटल के हिसाब से लेता है। स्वप्ना हैरान हो जाती है, स्वप्ना को लास्ट में सिर्फ 3000 मिलते हैं। सो ट्रेडर बोलता है कि भाई यही भाव चल रहा है। सो स्वप्ना कहती है मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की थी। सो ट्रेडर कहता है कि भाई मैं अच्छा प्राइस दे रहा हूँ। स्वप्ना को पता है मेरे को लूट रहा है, पर फिर भी वो सामने कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि वही उसको उधार देता है, उसको डर है फिर उधार नहीं देगा। सो ऐसे आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से कॉटन फार्मर्स का शोषण होता है हमारे देश में। इसके बाद यहाँ पे एक इरोड क्लॉथ मार्केट है, इरोड बाय वीकली क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु। पहली कॉटन फार्मर की स्टोरी आपने कुरनूल आंध्र प्रदेश की पढ़ी और अब आप पढ़ोगे तमिलनाडु के इरोड की स्टोरी।
इरोड में आपने देखा कि किस तरह से इरोड जगह एक बहुत बड़ा मंडी है, कपड़े बेचने की जगह है बहुत बड़ी दुनिया में, और वहाँ पे पुटिंग आउट सिस्टम चलता है, और यहाँ पे वीवर्स मर्चेंट से ही धागा लेके और फिर उनको कपड़ा बना के बेचते हैं, और मर्चेंट के हिसाब से ही चलते हैं। बहुत मेहनत वाला काम होता है ये, और ये करने में उनको उसमें मतलब मर्चेंट राजा हो जाता है, क्योंकि सब मर्चेंट के हाथ में होता है, और इससे इनको कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, सो पुटिंग आउट सिस्टम ऐसा सिस्टम है मर्चेंट और वीवर्स के बीच का, जहाँ पे मर्चेंट रॉ मटेरियल देता है और उसको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। सो ये हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही चलता है। So with this I am ending my today's lecture. With this I am ending the first part of this chapter. So we will proceed further in the next lecture. हम आगे पढ़ेंगे civics में कि आगे क्या होगा। Chapter 8 A Short in the Market. This is me here, Rishika ma'am, requesting you to read this chapter up to page 96. This is really a very interesting chapter. आपको पता लगेगा हमारे देश में फार्मर्स की, वीवर्स की क्या व्यथा है। ठीक है, so just read the entire chapter properly up to page 96 and you are requested to write each and every point properly. जो भी point टिक कराई just write them properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.